अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हमारी डिस्कशन होगी आयंस पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स को। तो आज हम स्टडी करेंगे आयंस के बारे में, टाइप्स ऑफ आयंस के बारे में, मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में और फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयंस की डिफिनीशन। Ion is an atom or group of atoms having charge on it. The charge may be positive or negative. अब जो आयन होता है वो कोई एक एटम होता है या एटम्स का ग्रुप कह सकते हो आप, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। वो चीज़ क्या कहलाती है? वो आयन कहलाता है। ठीक है। अब चार्ज में भी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज की मौजूदगी की वजह से वो एटम क्या कहलाएगा? आयन। मिसाल के तौर पे यहाँ दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे पोटाशियम आयन की और क्लोराइड आयन की। ठीक है। नेक्स्ट है आयंस की टाइप्स कितनी होती हैं। आयंस की टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है केटाइन और दूसरी कहलाती है एनाइन। तो सबसे पहले है केटाइन्स। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन्स। कोई भी एटम हो या एटम का ग्रुप हो, तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाता है केटाइन्स। मिसाल के तौर पे पोटासियम आयन और सोडियम आयन। आगे हम देखते हैं केटाइन्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। द केटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल्स। जब एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल से, अपने बाहर वाले शेल से, या आप कह सकते हो उसे वैलेंस शेल से, इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाया कर देता है, तो उसके नतीजे में कैटायंस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, जैसे ये एक सोडियम का एटम है। ठीक है। तीन इसके शेल्स शो हो रहे हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, जिसे एरो से शो किया गया है, ये कहलाता है वैलेंस शेल। ठीक है। तो उसके उस शेल में जो पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहाँ पे हमारी डिस्कशन शेल्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ हम जस्ट कैटायंस को स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे जो इनर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो थर्ड वन है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। लेकिन फ़िलहाल 11 हैं, तो एक बच गया जो वैलेंस शेल के अंदर है। ठीक है। अब जो सोडियम का जो एटम है, ठीक है, उसे केटाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसमें पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़ाया हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब उस डेफिशिएंसी के नतीजे में सोडियम एटम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। एक बात याद रखिए कि जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। और अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके पास। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़ाया हो गया तो उसके पास डेफिशिएंसी होगी, जिसके नतीजे में चार्ज पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव चार्ज किस साइन के ऊपर होता है? केटाइन के ऊपर होता है। होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी कि केटाइन किस तरह बनता है। ठीक है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं कैटाइन्स की, जैसे हाइड्रोजन एटम है, सोडियम एटम है और कैल्शियम का एटम है। सही है। इसी तरह हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो उसे लूज़ कर देगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सोडियम की आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है। और आगे कैल्शियम है। जो कैल्शियम होता है, सॉरी, कैल्शियम जो होता है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो दोनों लूज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाइंस को। एनाइंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। अब कोई भी एटम हो या एटम्स का ग्रुप हो, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है? एनाइन। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन।
अब हम देखते हैं एनाइंस की फॉर्मेशन किस तरह होती है। द एनाइंस आर फॉर्म बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस हो, तो उसके नतीजे में एनाइंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे इसकी आगे हम ये डायग्राम देखते हैं। ये क्लोरीन का एटम है जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी ताकि ऑक्टेट को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। जैसे जो पिछली एग्जांपल थी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए था, उसे मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, ठीक है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होनी थी। उसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया था उसे लूज़ करना आसान था बजाय इसके कि उसे गेन किया जाए। इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है बजाय इसके कि हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है वैलेंस शेल में। तो नतीजे में क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन है इसके पास, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। आगे इसकी हम एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। जैसे क्लोरीन की आप चेक कर चुके हो पीछे, और नीचे ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है बजाय इसके कि हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें, ठीक है। तो ये एनाइंस की कुछ एग्जाम्पल्स थी। आगे हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। When a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन करे तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर आयन। आयन के केस में एटम्स हैं और मॉलिक्यूलर आयन के केस में मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होता है कि 2 एटम्स जो होते हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब एक मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होगी। मॉलिक्यूलर आयंस की 2 टाइप्स होती हैं। पहली है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और दूसरी है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। और सेम पीछे की तरह इसमें भी वही केस होता है कि जब मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो कहलाता है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, जिसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मॉलिक्यूल के ऊपर। इसी तरह एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, जिसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब जैसे ये ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है ना, इनमें हीलियम आयन और मीथेन आयन जो है ये एग्जांपल है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की, जबकि जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ठीक है, ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस किस तरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। व्हेन द गैस इज बम्बार्डेड विद द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। कोई गैस है, ठीक है, वो अपने साथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रही है। जब उस गैस को विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाएगा, उसके ऊपर उसमें डाला जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे और उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयंस की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। आगे हैं फ्री रेडिकल्स। Free radicals are atoms or group of atoms possessing unpaired electrons. जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ओवर द सिंबल ऑफ
एन एटम। अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी सिंबल डॉट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, क्लोराइड रेडिकल दिया हुआ है, मिथाइल रेडिकल दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? Free radicals are generated by homolytic breakage of the bond between the two atoms when they absorb heat or light energy। जब दो एटम्स अपने अंदर लाइट एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। और वो ब्रेकेज किस तरह होती है? होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, मतलब इक्वल ब्रेकेज होती है। मतलब जो बॉन्ड होता है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों एटम्स के बीच, तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। आगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है क्लोरीन की, ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। अब मॉलिक्यूल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि कम से कम दो एटम्स होने चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम्स हैं जो मिलके क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। तो ये आप नीचे से समझ सकते हैं, जैसे क्लोरीन के दो एटम्स हैं जो मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ सनलाइट की वजह से, और नतीजा क्या हुआ कि बॉन्ड टूटा, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो राइट साइड वाले क्लोरीन के पास चला गया और एक जो इलेक्ट्रॉन था वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्री रेडिकल का साइन डाला हुआ है जो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल है मीथेन की। इस पे सनलाइट का एक्सपोजर हुआ और नतीजे में क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो निकल गया। अब यहाँ पे नीचे स्प्लिट करके दिखाया हुआ है आपको, जैसे कार्बन है और इसके इर्द गिर्द चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब एक हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होनी है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। उसके नतीजे में क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे चला जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा। नतीजे में हमारे पास यहाँ मिथाइल रेडिकल आ गया और एक हाइड्रोजन का रेडिकल आ गया, ठीक है। तो जी आज के लिए इतना ही था, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।